आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे और सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे एवेल्यूएट किया करते हैं ये सीखेंगे और कुछ डबल इंटीग्रल की एप्लीकेशंस में किसी प्लेनर ऑब्जेक्ट का मास कैसे मालूम करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे मालूम करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करने लगे हैं कि डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होता है। अगर फ़र्ज़ करें एफ आर थीटा जो है वो एक फंक्शन है, कंटिन्यूस है रीजन आर के अंदर और रीजन आर एक प्लेनर रीजन है। आर जो रीजन है वो किस तरह का है, उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो बाउंड हो रही हैं, उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा और थीटा इज इक्वल टू बीटा वाली रेज हैं और कर्व आर इक्वल टू R1 थीटा और आर इक्वल टू R2 थीटा है। इस रीजन की शेप कुछ इस तरह की है। ये शेडेड रीजन हमारा इस वक्त रीजन R है। एक बाउंड्री इसकी ये थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा वाली लाइन है, दूसरी बाउंड्री इसकी थीटा इज इक्वल टू बीटा वाली लाइन है। एक बाउंड्री इसकी ये वाली कर्व R इज इक्वल टू R1 थीटा और दूसरी बाउंड्री ये वाली कर्व R इज इक्वल टू R2 थीटा है। हम डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना चाहते हैं, हम डबल इंटीग्रल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि डबल इंटीग्रल जो है कॉमनली किस तरह से लिखा जाता है। डबल इंटीग्रल को अभी तक हम लिखते आए हैं ओवर द रीजन आर सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सम फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड डी ए। जहाँ पर डी ए क्या चीज़ होती है, यहाँ पर डी ए जो होता है वो एरिया होता है स्मॉल पोर्शंस का। किया क्या करते हैं हम ये करते हैं कि जो रीजन आर है हम इसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया करते हैं। उन स्मॉल पोर्शंस में स्क्वायर टाइप के स्मॉल पोर्शंस बना लिया करते हैं और उनका एरियाज कैलकुलेट करके उनमें से पॉइंट्स लेकर उस पर फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उन सब का सम किया करते हैं और उस सम की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिया करते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक स्मॉल पोर्शन बनाया है और हम मालूम करना चाहेंगे इस स्मॉल पोर्शन का एरिया। इस स्मॉल पोर्शन का एरिया कैसे मालूम किया जाए, इस स्मॉल पोर्शन को मैंने यहाँ दोबारा बना लिया है। इसके इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, से r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है लाइंस के दरमियान वो d थीटा है और ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस r में चेंज हो रही है और फ़र्ज़ कर लें r में कितनी चेंज हो रही है, dr चेंज हो रही है। आपको याद होगा अगर आपके पास एक सर्कल हो, इसके ऊपर आप एक आर्क लें, ये आर्क ली है मैंने, फ़र्ज़ करें ये आर्क L है, सर्कल का रेडियस R है और आर्क के सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा है। तो जो L इक्वल हुआ करता है वो R थीटा के इक्वल हुआ करता है। यहाँ पर हमारे पास ये अज्यूम कर लें आप सर्कल बन रहा है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस R है, ये सर्कुलर आर्क है जो कि हमारे इस बॉक्स की एक साइड है, रेडियस R है, ये सेंटर पे बनने वाला एंगल इस आर्क का d थीटा है। तो इस आर्क की लेंथ जो है वो r d थीटा हो जाएगी। हमारे पास इस बॉक्स की विड्थ मौजूद है dr, इस बॉक्स की लेंथ मौजूद है r d थीटा। ये एक से रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसे हमने dA कहा है। तो dA लेंथ इनटू विड्थ, यानी हमारे पास जो d है वो आ जाएगा r dr d थीटा। तो जो डबल इंटीग्रल हम एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं एफ आर थीटा dA ओवर द रीजन R, इसमें हमारे पास जो dA है वो इक्वल आ गया r dr d थीटा के। तो यही डबल इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा एफ आर थीटा dA की जगह r dr d थीटा। अगर मैंने इसको dr और d थीटा की तरतीब में लिखा है तो मेरे पास जो पहली वाली लिमिट्स आएंगी, पहले इंटीग्रल की लिमिट्स आएंगी, वो मेरे पास r की लिमिट्स होंगी
और जो बाद वाला इंटीग्रल की लिमिट्स होंगी वो मेरे पास थीटा की लिमिट्स होंगी। अब ये लिमिट्स कैसे मालूम की जाएं? इन लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप एक ओरिजिन से रे स्टार्ट करें जो इस रीजन में से पास करे। जब ये रे इस रीजन में एंटर हो रही है तो रीजन को जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो पॉइंट रीजन की जिस बाउंड्री पे लाई कर रहा है r इज इक्वल टू r1 थीटा, वो इस डबल इंटीग्रल की लोअर लिमिट है r के रिस्पेक्ट से। ये जो रे हमने ओरिजिन से स्टार्ट की है ये जब रीजन में से एग्जिट कर रही है तो आखिरी दफ़ा ये रीजन को जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो पॉइंट रीजन की जिस बाउंड्री पर मौजूद है उस बाउंड्री की इक्वेशन हमारे पास इस इंटीग्रल की अपर लिमिट है, और वो बाउंड्री मेरे पास इस वक्त r इज इक्वल टू r2 थीटा है, ये इसकी अपर लिमिट है। ये dr की लिमिट्स हो गई। मैंने आपको dr की लिमिट्स मालूम करने का मेथड सिखा दिया। अब d थीटा की लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा की लिमिट्स मालूम करने के लिए इस रे को क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, और जब आप इसको क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो आखिरी मर्तबा ये इस रीजन को जब क्रॉस करेगी उस वक्त इस रे का जो थीटा होगा ये वाला एंगल वही हमारे पास इस इंटीग्रल की थीटा के रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट होगी, और वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। फिर आप इस रे को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हुए जब ये आखिरी मर्तबा इस रीजन को क्रॉस करेगी, इस रीजन को कट करेगी, तो उस रे के उस वक्त जो इस रे का एंगल होगा जो कि थीटा इज इक्वल टू बीटा है वो इस डबल इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। तो ये हमने मेथड सीखा है कि इंटीग्रल की पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिमिट कैसे मालूम करते हैं। अभी तक हमने डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किया है। किसी भी रीजन के लिए r और थीटा की लिमिट्स कैसे मालूम करते हैं वो सीखा है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं, और हमारे पास एग्जांपल क्या है देखते हैं जी। एवेल्यूएट करना है हमने डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r साइन थीटा dA। साइन थीटा इन्वॉल्व होने से आप इजीली गेस कर सकते हैं कि हमने पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल जो है वो एवेल्यूएट करना है। रीजन r हमें कैसे डिफाइन किया गया है? रीजन r हमें दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू 2। ये वो रीजन है जो r इज इक्वल टू 2 वाले सर्कल से आउटसाइड है, और इनसाइड द कार्डाइड r इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इस कार्डाइड से इनसाइड है। एक रीजन है हमारे पास जो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, जो सर्कल r इज इक्वल टू 2 से आउटसाइड हो, कॉर्डाइड r इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से इनसाइड हो। और इस रीजन के ऊपर हमने डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है साइन थीटा dA। सबसे पहले हम इस रीजन को स्केच करेंगे। रीजन को स्केच करना इसलिए ज़रूरी है कि हम डबल इंटीग्रल की लिमिट्स को डिसाइड कर सकें कि वो क्या हैं। ये हमारे पास r इज इक्वल टू 2 वाला सर्कल है जिसका सेंटर 0 पर है और जिसका रेडियस 2 है, और ये हमारे पास पर्पल कलर में r इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा वाली कॉर्डाइड है। और हमने सर्कल से बाहर का रीजन लेना है और कॉर्डाइड से इनसाइड का रीजन लेना है। सर्कल से बाहर और कॉर्डाइड से इनसाइड ये रीजन शेड हुआ हुआ और ये नीचे वाला रीजन भी है, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन लेना है, तो वो रीजन ये शेडेड रीजन है। इस रीजन के लिए हमने डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। हमने एवेल्यूएट करना है डबल इंटीग्रल को, यानी हमने एवेल्यूएट करना है डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r साइन थीटा dA। इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने के लिए हमने रीजन जो है उसे स्केच कर लिया है। हमें इसमें लिमिट्स मालूम करनी है, बाद में हम थीटा की लिमिट्स लेंगे, और पहले जो है हम इसमें लिमिट्स लेंगे किसकी?
आर की। फंक्शन साइन थीटा है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। डी ए को हम देख चुके आर डी आर और डी थीटा लिखेंगे। पहले हम मालूम करने लगे हैं आर की लिमिट्स। और लिमिट्स कैसे मालूम किया करते हैं? लिमिट्स मालूम करने के लिए हमने कहा था ओरिजिन से एक रे ड्रा करेंगे जो इस रीजन को कट करे। ये रे जब रीजन को पहली दफ़ा कट करेगी तो जिस पॉइंट पर कट करेगी वो पॉइंट जिस बाउंड्री पर है उस बाउंड्री की इक्वेशन को हम आर के रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट लेंगे। और ये बाउंड्री सर्कल है जिसका आर इज इक्वल टू 2 है। तो आर इज इक्वल टू 2 जो है वो बेसिकली हमारे पास इसकी लोअर लिमिट आ गई आर के रिस्पेक्ट से। आर इज इक्वल टू 2 इसकी लोअर लिमिट आ गई। सेकेंडली, ये रे जब इस रीजन को आखिरी दफ़ा कट करेगी तो वो पॉइंट जिस बाउंड्री पर है उस बाउंड्री का आर जो है वो हमारे पास अपर लिमिट होगी। और उस बाउंड्री का आर जो है वो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। ये 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आर की अपर लिमिट आ गई। आर की लिमिट्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम थीटा की लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे। और थीटा की लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस रे को क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे। क्लॉकवाइज मूव करवाते जाएं। आखिरी मर्तबा जब ये रे रीजन को कट करे, इससे नीचे क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो कट नहीं करेगी। आखिरी मर्तबा यहाँ पर कट कर रही है और इस वक्त रे के लिए जो थीटा है यानी एंगल विद एक्स एक्सिस वो 0 है। यही थीटा इज इक्वल टू 0 इसमें थीटा के रिस्पेक्ट से लोअर लिमिट होगी। अब इसी रे को आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएं। जैसे जैसे आप मूव करवाते जाएं देखें कि आखिरी मर्तबा ये रे किस पोजीशन पर है कि ये रीजन को कट कर रही है। वो पोजीशन ये है और इस पोजीशन पे जो थीटा है इस रे का एंगल विद इनिशियल एक्सिस या एंगल विद एक्स एक्सिस वो π/2 है। तो थीटा की अपर लिमिट π/2 आ गई। लिमिट्स हमने लिख ली हैं। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट पहले हम करेंगे इसको आर के रिस्पेक्ट से और बाद में हम इसको करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से। तो पहले हम इसको आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब हम इसको आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करने लगे हैं तो हमने इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है साइन थीटा आर डी आर को। इसमें साइन थीटा तो कांस्टेंट है। बेसिकली हमने इंटीग्रेशन करनी है सिंपली आर की। और आर की इंटीग्रेशन बहुत आसान है। क्या होगी भला? आर की पावर 1 इंक्रीज कर लें यानी आर की पावर 2 हो गई और इस नई पावर से डिवाइड कर लें। और आर के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन कर ली है। आर की जो लिमिट्स हैं वो हम यहाँ राइट साइड पर लिख लेते हैं। आर की लोअर लिमिट 2 है। आर की अपर लिमिट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। इन लिमिट्स को सॉल्व करेंगे और इन लिमिट्स को सॉल्व करने के बाद हम इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फिलहाल आर की लिमिट्स हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रल 0 से π/2 जो है वो अभी हमने सॉल्व करना है। आर की लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो साइन थीटा है और जो 2 है वो तो हमारे पास कांस्टेंट है। साइन थीटा ओवर 2 कांस्टेंट। आर की जगह हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। आर की जगह अपर लिमिट यानी हम 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा पुट करेंगे। आर की जगह हमने 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा पुट किया और चूंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन में आर का स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का हमारे पास स्क्वायर आ गया। फिर माइनस आर की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी 2 का स्क्वायर। और इस सब के बाद जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन पहले अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। थीटा की लिमिट्स हमारे पास 0 से π/2 हैं और साइन थीटा है एक्सप्रेशन के अंदर। नीचे 2 है। ये 2 का स्क्वायर अंदर 4 हो जाएगा। ये वाला 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। इस 4 को आप ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले सकते हैं। बाहर डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है और ब्रैकेट के अंदर अब हमारे पास मौजूद है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1।
हमने बस इसकी इंटीग्रेशन करनी है थीटा के रिस्पेक्ट से। हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बाहर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और इस 2 को हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। बाकी अभी थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने से पहले 0 से π/2 लिमिट्स हैं। साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर के साथ, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, इसको एक इंटीग्रल बना लेते हैं, और माइनस 0 से π/2। जब साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ये साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। मैंने 2 अलग अलग इंटीग्रल्स कर लिए हैं, इनको इंटीग्रेट करना है और सिंप्लीफाई करना है। बाहर वाला 2 एज इट इज़। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए, ज़रा याद करें। आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन के लिए कि अगर आपके पास एक फंक्शन मौजूद हो, उस फंक्शन की कोई पावर मौजूद हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो क्या किया करते हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम किया ये करते हैं कि फंक्शन की पावर को एक इंक्रीज़ कर लेते हैं और इस नई पावर से डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें 1 प्लस कॉस थीटा फंक्शन है और साइन थीटा इसका डेरिवेटिव है। क्या सही कह रहा हूँ मैं? थोड़ी सी गलती के साथ 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा नहीं बल्कि माइनस साइन थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव यहाँ बनाया जा सकता है। उसके लिए एक माइनस बाहर लगाएंगे, एक माइनस साइन थीटा के साथ लगा लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा फंक्शन हो जाएगा, माइनस साइन थीटा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा की पावर को एक इंक्रीज़ कर लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3, और इस नई पावर से डिवाइड कर लिया। और इस इंटीग्रल की लिमिट्स 0 से π/2, ये फर्स्ट इंटीग्रल को हमने वैल्यूएट कर लिया है। माइनस और सेकंड इंटीग्रल को वैल्यूएट कर रहे हैं। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होगा, और इसकी भी लिमिट्स हैं 0 से π/2, और सबसे बाहर हमारे पास मौजूद है, याद रहे ये 2। अंदर हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, बाहर वाला 2 एज इट इज़, π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0 होता है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1/3, और ये माइनस की वजह से -1/3। फिर माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो cos 0 जो है वो किसके इक्वल होता है? cos 0 1 के, 1 + 1 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला 3। एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस एक्सप्रेशन के साथ मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास पहले एक्सप्रेशन की लिमिट सब्स्टिट्यूट करके आया है। और अब cos थीटा की लिमिट्स सॉल्व करते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं। cos π/2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस cos 0 लिखेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाहर वाला 2 हमारे पास एज इट इज़, -1/3 प्लस 8/3 और माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, -1 + 8 और माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। 8 - 4 जो है वो 4 हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। और 2 4 ज़ा 8, यानी हमारे पास 8/3 जो है इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो हमने डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट किया है इन पोलर फॉर्म। आम जो कार्टियन इंटीग्रल होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई इंटीग्रल हो f(x, y) dA ओवर द रीजन R, हम इस कार्टियन फॉर्म वाली एक्सप्रेशन को भी पोलर फॉर्म में तब्दील करके पोलर फॉर्म से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? आपको याद होंगी रिलेशंस। x की जगह हम r cos थीटा लिख देंगे, y की जगह हम r sin थीटा लिख देंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और dA को तो आप सीख चुके हैं, हम क्या लिखेंगे? r dr और d थीटा, और r और थीटा के रिस्पेक्ट से लिमिट्स मालूम करके हम एक ऐसा इंटीग्रल जो डबल है जिसमें वेरिएबल्स x और y हैं, हम उसको r और थीटा में चेंज करके भी एवेल्यूएट कर सकते हैं।
कब किया करेंगे? जब आप देखें कि जो इंटीग्रेंड है उसके अंदर एक्स स्क्वेयर मौजूद है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मौजूद है, तो इस तरह के इंटीग्रेंड्स को सॉल्व करना आसान रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को हम आर स्क्वेयर में चेंज कर सकेंगे और आर के साथ इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो समटाइम्स हम डबल इंटीग्रल्स को कार्टेशियन फॉर्म में इंटीग्रेट करने की बजाय पोलर फॉर्म में चेंज करके भी इंटीग्रेट कर लेंगे, जिससे हमारे पास आसानी हो जाएगी। हमने डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एवेल्युएट करना सीखा है। ज़रा कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं डबल इंटीग्रल की। हम डबल इंटीग्रल की दो एप्लीकेशन इससे पहले ही सीख चुके हैं। एक एप्लीकेशन थी कि डबल इंटीग्रल की मदद से हम एरिया एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आर एक रीजन है एक्स वाई प्लेन में और आप इस रीजन आर का एरिया मालूम करना चाहते हैं, तो आप डबल इंटीग्रल डी ए ओवर द रीजन आर इंटीग्रेट कर लें, आपको एरिया मिल जाएगा। इस तरह से एक एप्लीकेशन और हमने सीखी थी और जिसकी एग्जांपल्स भी की थी। अगर आप एक सॉलिड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, अगर z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 एक कंटिन्यूस फंक्शन हो और रीजन आर हो, v वॉल्यूम हो उस सॉलिड का जिसको अबव साइड से z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाली सरफेस बाउंड करे और बिलो साइड से ये रीजन r बाउंड करे, तो वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है एफ ऑफ एक्स वाई डी ए को डबल इंटीग्रेट करके ओवर द रीजन r। ये दो एप्लीकेशन हम पहले सीख चुके हैं, इनको हमने इस्तेमाल भी किया है, प्रैक्टिस भी की है। आज कुछ नई एप्लीकेशन सीखते हैं कि हम डबल इंटीग्रल की मदद से किसी प्लेनर ऑब्जेक्ट का मैस कैसे मालूम करेंगे, सेंटर ऑफ मैस कैसे मालूम करेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मालूम करेंगे। अगर m जो है वो मैस है एक एलिमेंट का, एक ऑब्जेक्ट का जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ओवर सम रीजन r एक्स वाई प्लेन के अंदर, हम मालूम करना चाहते हैं इस मैस को। मैस आपको मालूम है डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेल्टा एक्स वाई जो है वो डेंसिटी है एलिमेंट की एट पॉइंट पी एक्स वाई, डेल्टा एक्स वाई क्या है? डेंसिटी है। और हम मालूम करना चाहते हैं क्या? मैस। तो मैस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? डेल्टा एक्स वाई डी ए को डबल इंटीग्रेट कर लें ओवर द रीजन आर, आपको उसका मैस मिल जाएगा। आपको याद होगा हम डिफाइन करते रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि मैस किसके इक्वल है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। और अगर कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली उसमें चूंकि सिर्फ दो डायमेंशंस होती हैं, तो फिर यहाँ पे हम वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं एरिया, यानी जो मैस है वो डेंसिटी इनटू एरिया है। और अगर कोई आपके पास इस तरह का से प्लेनर ऑब्जेक्ट है और इसकी डेंसिटी हर पॉइंट पर डिफरेंट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, कॉन्टिन्यूस डेंसिटी नहीं है, कहीं डेंसिटी कम है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसके स्मॉल पोर्शंस बनाएंगे, उन स्मॉल पोर्शंस की डेंसिटी मालूम करके उन्हें सम अप कर लेंगे और इन्फिनिट स्मॉल पोर्शंस बनाएंगे। और इसका मतलब है ये तो वही प्रोसेस हो गया डबल इंटीग्रल वाला, यानी हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेंसिटी को हमने यहाँ डिनोट किया है डेल्टा एक्स वाई से और स्मॉल पोर्शंस का एरिया है डी ए कैलकुलेट करेंगे और इसको इन्फिनिटली सम कर लेंगे। और जब आप इसको इन्फिनिटली सम करेंगे तो हम उसे डबल इंटीग्रल से लिखेंगे ओवर द रीजन आर। तो डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डेल्टा एक्स वाई डी ए का ये रिप्रेजेंट किया करेगा किसको? मैस को। दूसरी एप्लीकेशन जो आज हम सीखने लगे हैं वो है सेंटर ऑफ मैस। किसी प्लेनर ऑब्जेक्ट का अगर आपने सेंटर ऑफ मैस मालूम करना है और उस सेंटर ऑफ मैस के कोऑर्डिनेट्स फर्ज करें एक्स बार और वाई बार हैं, तो उसके एक्स बार का फार्मूला होगा डबल इंटीग्रल एक्स डेल्टा एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन आर डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रल डेल्टा एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन आर। बेसिकली आप कह सकते हैं नीचे मैस से डिवाइड करेंगे और ऊपर x इंटू डेल्टा एक्स वाई डी ए
का डबल इंटीग्रल वैल्यूएट करेंगे तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया है उसकी डिटेल में इस वक्त हम नहीं जा रहे हैं, गैस करें। इसी तरह से अगर हम y कोऑर्डिनेट मालूम करना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास का तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसका फार्मूला बनेगा न्यूमरेटर में डबल इंटीग्रल y डेल्टा एक्स वाई डी ए और डिनोमिनेटर में मास वाला डबल इंटीग्रल, इससे हमारे पास सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिलहाल हमें ये दो फार्मूला याद रखने हैं, इन फार्मूलाई की डेरिवेशन कैसे हुई है उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। और आज की तीसरी एप्लीकेशन जो हम सीखने लगे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करता है इस बात को कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को किसी लाइन के अबाउट रोटेट करवाएंगे तो वो कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस की बात करने लगे हैं, इसको हम आई एक्स से डिनोट करेंगे, यानी वो जो प्लेनर ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएंगे तो वो कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा, कम शो करेगा, ज़्यादा शो करेगा, वो हमें आई एक्स के नंबर से अंदाज़ा हो जाएगा। और आई एक्स को एवेल्यूएट कैसे करेंगे उसका फार्मूला है हमारे पास वाई स्क्वेयर डेल्टा एक्स वाई डी ए का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, जहाँ पे y बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। आप थोड़ा सा गेस ऐसे कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ये x और y प्लेन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक पॉइंट x और y लिया, हम इस ऑब्जेक्ट को अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करवाना चाहते हैं और इसका मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पॉइंट एक्स वाई का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y है, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए का डबल इंटीग्रल होगा। इसी तरह से अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस की बात करते हैं तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से जो है वो x है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्टेंस के स्क्वायर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके मास के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो डबल इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए का ओवर द रीजन आर। और अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन जो है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर। ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, एक नोट है इनको इस्तेमाल करने से पहले, और वो नोट ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन है इसका ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स का सम बना लें, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई डी ए, इन दो इंटीग्रल्स का सम, तो हमारे पास ये बेसिकली आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना चाहते हैं और उससे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन सिंपली आई एक्स प्लस आई वाई कर लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने सीखी हैं कुछ एप्लीकेशंस के प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए, उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट ओरिजिन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अप्लाई कर लेते हैं। एक एग्जांपल करने लगे हैं हम। एग्जांपल हमारे पास क्या है, मास फाइंड आउट करना है सर्कुलर लैमिना का। सर्कुलर लैमिना कह रहा है, यहाँ पे लैमिना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। लैमिना कहने का मतलब उसका ये है कि एक सर्कुलर डिस्क है, सिर्फ सर्कल नहीं है बल्कि सर्कल है और बिल्कुल बारीक सी लेयर के साथ वो पूरा फील्ड सर्कल है। सर्कुलर लैमिना कहने का मतलब ये है। आम हालत में जब हम सिर्फ सर्कल कहते हैं तो सर्कल जो है वो सिर्फ एक बाउंड्री होती है, लेकिन सर्कुलर लैमिना का मतलब है कि जैसे आपकी प्लेट है, जैसे आपके पास फ्रिस्बी है जो सर्कल शेप में है लेकिन दरमियान में से फिल है, तो हमारे पास एक सर्कुलर लैमिना है। हमने इसका मास जो है वो फाइंड आउट करना है। सर्कुलर लैमिना है, मास इसका
m है ऑफ ए रेडियस a, इसका जो रेडियस है वो a है और ये से स्मॉल a इसका रेडियस है। इफ इट्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज k टाइम्स, जो इसकी डेंसिटी है वो किसी भी पॉइंट पर k टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। k टाइम्स है, किस चीज़ का k टाइम्स है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करें, उस डिस्टेंस का k टाइम्स लें तो वो इसकी किसी भी पॉइंट के ऊपर डेंसिटी आ जाएगी। सर्कुलर लैमिना है, डेंसिटी इसकी सेम नहीं है, डेंसिटी कहीं कम और कहीं ज़्यादा है। जो इसकी डेंसिटी है वो k टाइम्स है। किस चीज़ का k टाइम्स है? जिस पॉइंट के ऊपर आप डेंसिटी मालूम कर रहे हैं उस पॉइंट का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस मालूम करें, उस डिस्टेंस को k से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको उस पॉइंट की डेंसिटी पता चल जाएगी। सर्कुलर लैमिना का रेडियस a है और हमने इसका मैस जो है वो कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है मैस का फार्मूला, डबल इंटीग्रल वैल्यूएट करना है ओवर द रीजन R। कौन सा डबल इंटीग्रल वैल्यूएट करना है? डेल्टा एक्स वाई डी ए। इस डबल इंटीग्रल को वैल्यूएट करने के लिए हमें डेल्टा एक्स वाई की ज़रूरत है जो कि हमें इस वक्त डायरेक्टली मालूम नहीं है, और डी ए को लिखना है हमने। डी ए को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पोलर फॉर्म में चले जाएं तो आर डी आर और डी थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसने जो बातें बताई हैं उसकी मदद से। फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास सर्कुलर लैमिना है। हमने इस सर्कुलर लैमिना का जो सेंटर है वो ओरिजिन ले लिया है। सर्कुलर लैमिना विथ सेंटर एट ओरिजिन है। आपको ये दरमियान में से फील्ड नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये फील्ड है, इसीलिए मैं इसके लिए वर्ड सर्कुलर लैमिना यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर हमने कोई सा पॉइंट पी एक्स वाई लिया, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करें। जी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। डिस्टेंस फार्मूले से आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस डिस्टेंस को अगर आप k से मल्टीप्लाई कर लें, k टाइम्स कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास इसकी डेंसिटी आ जाएगी। किसी भी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर डेंसिटी जो है वो हमारे पास कितनी बन गई? किसी भी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर जो हमारे पास डेंसिटी है वो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन गई। हमने मालूम करना है इसका मैस, तो इसका मैस हमारे पास बन जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R, डेल्टा एक्स वाई की जगह k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डी ए। इसको एवेल्यूएट कर लेंगे, हमारे पास इस लैमिना का मैस आ जाएगा। इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने के लिए मैं डिसाइड ये कर रहा हूँ कि मैं इसको पोलर फॉर्म में एवेल्यूएट कर लूँ। क्यों पोलर फॉर्म में एवेल्यूएट कर लूँ? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेंज हो जाएगा आर स्क्वायर में, और आर स्क्वायर में चेंज होने से हमारे पास इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता है? आर स्क्वायर के इक्वल हुआ करता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो कितना बन जाएगा? वो आर बन जाएगा। तो यही हमारे पास जो डबल इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा आर डी ए में। के कहाँ गया? के चूँकि कांस्टेंट है, इसको मैं डबल इंटीग्रल से बाहर लिख सकता हूँ, और इस इंटीग्रल को हमने वैल्यूएट करना है ओवर द रीजन आर। अब अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इसे पोलर फॉर्म में वैल्यूएट करना है, तो पोलर फॉर्म में हम डी ए को लिखने लगे हैं आर डी आर और डी थीटा। आर इंटीग्रल के अंदर पहले मौजूद है एक, डी ए को मैंने आर डी थीटा लिख लिया। इसमें अब लिमिट्स लेनी है, पहले आर के रिस्पेक्ट से और फिर थीटा के रिस्पेक्ट से। पहले हम आर के रिस्पेक्ट से लिमिट्स कैलकुलेट करने लगे हैं। आर के रिस्पेक्ट से लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक रे ली जो ओरिजिन से शुरू हो रही है और इस रीजन को क्रॉस कर रही है। लोअर लिमिट देखने के लिए हम देखेंगे ये कि ये रे इस रीजन को पहली दफ़ा किस पॉइंट पर कट कर रही है।
चूँकि ये रीजन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है पहली दफ़ा ये रे इस रीजन को ओरिजिन पर ही कट कर रही है, और ओरिजिन पर जो आर की वैल्यू है वही हमारे पास इसकी लोअर लिमिट है। आर के रिस्पेक्ट से ओरिजिन पर आर की वैल्यू 0 है, तो आर की लोअर लिमिट 0 हो गई। फिर हमने देखना ये है कि ये रे इस रीजन को आखिरी दफ़ा जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो पॉइंट इस रीजन की किस बाउंड्री पर मौजूद है। वो पॉइंट इस रीजन की बाउंड्री आर इज इक्वल टू ए पर मौजूद है। सर्कल है विद सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है, तो ए जो है वो इसमें आर के रिस्पेक्ट से अपर लिमिट हो गई। अब हमने थीटा के रिस्पेक्ट से लिमिट्स मालूम करनी है। थीटा के रिस्पेक्ट से लिमिट्स मालूम करने के लिए हमने इस रे को मूव करवाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और देखना ये है कि ये रे इस रीजन में कब तक रहती है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करवाते हुए यहाँ लाकर रोक दूँ तो ये इस रीजन में मौजूद है और यहाँ पर इस रे का थीटा इज इक्वल टू 0 है। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हुए हमेशा ही ये इस रीजन में रहेगी, और आखिरी दफ़ा जब दोबारा यहाँ पहुँच जाए तो पूरा रीजन कवर हो जाएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हुई ये रे इस जगह पर दोबारा पहुँचेगी तो उस वक्त थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी, और थीटा की लोअर लिमिट हमारे पास इस लिहाज से 0 और अपर लिमिट 2 पाई हो गई। आप सोच रहे होंगे मैं 0 पे रोकने की बजाय किसी और जगह रोक लेता इस रे को और घुमाकर वहाँ तक ले आता, तो कोई हर्ज नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप इसी की लिमिट्स को थीटा पाई बाई 2 से लेकर घुमाते जाएं, दोबारा यहाँ आ जाएं, 5 पाई बाई 2 पर रोक लें, तो एक ही बात है। अब हमने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है पहले किसके रिस्पेक्ट से, पहले हमने इसको आर के रिस्पेक्ट से एवेल्यूएट करना है। आर इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा, और आर स्क्वेयर का इंटीग्रल हो जाएगा आर क्यूब ओवर 3, और इसकी लिमिट्स 0 से a। आर के रिस्पेक्ट से हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली है। इसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, थीटा के रिस्पेक्ट से। थीटा की लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से 2 पाई, और थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है। पहले आर के रिस्पेक्ट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 2 पाई लिमिट्स हैं थीटा के रिस्पेक्ट से, और आर के रिस्पेक्ट से इसको सिंप्लीफाई करें। आर की जगह अपर लिमिट ए पुट करें तो मेरे पास ए क्यूब आ गया, नीचे 3 है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करें, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब 0, यानी ये 0 हो जाएगा। ए क्यूब बाय 3 आ गया। ए क्यूब बाय 3 तो कांस्टेंट है, आप इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। ए क्यूब बाय 3 को मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया, और मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से 2 पाई किसके रिस्पेक्ट से, थीटा के रिस्पेक्ट से। जी, इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन हमने थीटा के रिस्पेक्ट से करनी है। इंटीग्रेंड हमारे पास 1 है, 1 का इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट से थीटा ही आ गया, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई। लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले थीटा की जगह अपर लिमिट 2 पाई, माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट 0, और बस सॉल्व हो गया। मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 2 पाई ए क्यूब ओवर 3। यही क्या है, इस सर्कुलर लैमिना का मैस है। हमने कैलकुलेट कर लिया है सर्कुलर लैमिना का मैस। ऐसी सर्कुलर लैमिना का मैस जिसका रेडियस हमारे पास ए था, और जिसकी किसी भी पॉइंट के ऊपर डेंसिटी क्या थी, के टाइम्स उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। कैलकुलेशन में थोड़ी सी एक मिस्टेक है, ये यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन में के मौजूद था, तो ये के जो है हमारे पास थ्रू आउट मौजूद रहना चाहिए। इस के को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये के हमारे पास मौजूद है, और फाइनल आंसर हमारे पास अब आप कह सकते हैं कि आ गया 2 पाई के ए क्यूब ओवर 3। तो ये हमने इस सर्कुलर लैमिना का मैस कैलकुलेट कर लिया है। एक और एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल के अंदर हमने मालूम करना है सेंट्राइड एक रीजन का, और वो रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो रीजन बाउंड हो रहा है लाइन y इज इक्वल टू एक्स से, अबव साइड से, और बिलो साइड से उस रीजन को बाउंड कर रहा है पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मालूम करना है हमने सेंट्राइड। मैंने
आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फार्मूला सिखाया है। लेकिन याद रहे, हम सेंटर ऑफ मास के लिए सेंट्राइड का वर्ड भी यूज़ करते हैं और सेंटर ऑफ मास के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, सेंट्राइड कैलकुलेट करना हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना हो, हम तीनों को एक ही मीनिंग में लेते हैं। तो हमने मालूम करना है सेंट्राइड। हमें सेंट्राइड मालूम करने के जो फार्मूलाई हैं वो याद हैं। हमें याद है कि सेंट्राइड मालूम करने के लिए जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है, ऊपर डबल इंटीग्रल में हम लिखते हैं एक्स डेंसिटी dA और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R डेल्टा XY dA। इसी तरह से हम इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं, उसमें बस यहाँ y का फ़र्क होता है। तो हमें इंटीग्रल मालूम करने के लिए रीजन स्केच करना पड़ेगा। इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने के लिए हमें रीजन स्केच करना पड़ेगा ताकि हम उसकी लिमिट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहला काम हम देखते ही हैं कि ये रीजन किस तरह का है। ये रीजन आपके सामने है, इसको बिलो साइड से ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला जो है वो बाउंड कर रहा है, इसको अपर साइड से जो है वो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो है वो बाउंड कर रही है। और हमने मालूम करना है इसका सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे डबल इंटीग्रल्स में, और डबल इंटीग्रल्स में इंटीग्रेट करने के लिए हम इसकी लिमिट्स मालूम करेंगे। मैं इस वक्त डिसाइड ये कर रहा हूँ कि मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है इन द आर्डर ऑफ dy एंड dx। अगर मुझे dy और dx के आर्डर में इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे इसके लिए एक लाइन स्केच करनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो और इसको कट करे रीजन को। ये मैंने वो लाइन स्केच कर ली। लोअर लिमिट्स y की हमने देखना ये है कि ये लाइन इस रीजन को निचली साइड से सबसे पहले किस पॉइंट पर कट कर रही है। वो पॉइंट ये है, देखना ये है कि वो पॉइंट किस बाउंड्री पर है। वो पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर है। तो इसका मतलब है जो लोअर लिमिट आएगी मेरे पास y की, वो मेरे पास आएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मेरे पास लोअर लिमिट होगी। फिर इसी लाइन को देखना ये है कि ये अपर साइड पर इस रीजन को किस जगह कट कर रही है। वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मौजूद है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर। तो y इज इक्वल टू एक्स यानी x जो है वो इसकी अपर लिमिट है। ये मेरे पास लोअर और अपर लिमिट्स आ गई, किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से। अपर और लोअर लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमने इसकी x के रिस्पेक्ट से लिमिट्स लेनी है। x के रिस्पेक्ट से इसकी लिमिट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे। लेफ़्ट साइड पर आखिरी मर्तबा ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है वही इसकी x की लोअर लिमिट होगी। x के लिए इसकी लोअर लिमिट जो है वो x इज इक्वल टू 0 है। और इस लाइन को राइट साइड पर मूव करवाएंगे और आखिरी मर्तबा ये लाइन इस रीजन को जहाँ पर कट कर रही है उस पॉइंट का जो x होगा वही हमारे पास इसकी x की अपर लिमिट है। आखिरी मर्तबा ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। दोनों के y सेम रख लें, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x को राइट पर ले जाएं, x कॉमन ले लें, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। दो x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। इन कर्व्स के आपस में एक पॉइंट का x 0 है, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जिसका x इज इक्वल टू 1 है। तो x के रिस्पेक्ट से इसकी अपर लिमिट जो है वो 1 हो जाएगी। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। x कोऑर्डिनेट का फार्मूला ये है,
इसके न्यूमरेटर में डबल इंटीग्रल के अंदर x आएगा, x के बाद डेल्टा एक्स वाई आएगा। डेल्टा एक्स वाई डेंसिटी है और क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी का कहीं जिक्र नहीं है, इसका मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर डेल्टा एक्स वाई की जगह यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी वो कांस्टेंट नंबर लिखेंगे तो वो कांस्टेंट नंबर इंटीग्रल से बाहर आकर कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स वाई की जगह यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। और पहले हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं y के रिस्पेक्ट से और बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट से। y के रिस्पेक्ट से हम लिमिट्स कैलकुलेट कर चुके हैं कि लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर होगी और अपर लिमिट x होगी। ये हमने कैलकुलेट की थी लिमिट्स, वो हमने यहाँ लिख ली हैं। x के रिस्पेक्ट से लिमिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि इस रे को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 0 तक, राइट की तरफ मूव करेंगे तो 1 तक ये इस रीजन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x की लिमिट 0 से 1 है। डिनोमिनेटर में आएगा इसी तरह से हमारे पास डबल इंटीग्रल, सेम इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी, सेम इंटीग्रेंड होगा, सिंपली डिनोमिनेटर में और नंबर यहाँ कोई नहीं आएगा। dA को हम यहाँ dy और dx लिख रहे हैं और डेल्टा मैं बता चुका कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो x कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रल y आ जाएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट्स x स्क्वायर से x और x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी बाद में करनी है। इस तरह डिनोमिनेटर में 1 की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से y हो गई, इसकी लिमिट्स x स्क्वायर से x और x की लिमिट अभी हमने परफॉर्म करनी है। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी हम नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म करेंगे। यहाँ y की जगह अपर लिमिट x लिखी तो x स्क्वायर हो गया और y की जगह लोअर लिमिट x स्क्वायर लिखी तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब आ गया। डिनोमिनेटर में y की जगह अपर लिमिट x लिखी तो x आ गया, माइनस y की जगह लोअर लिमिट x स्क्वायर लिखी तो x स्क्वायर आ गया और x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है। अब हम न्यूमरेटर में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 आ गया, x क्यूब का इंटीग्रल x 4 बाई 4 आ गया और इसकी अपनी लिमिट्स लिख ली 0 से 1। डिनोमिनेटर में x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 आ गया और हमने इसकी x की लिमिट्स लिख ली 0 से 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपर लिमिट 1 पुट की तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, लोअर लिमिट माइनस के बाद 0 सब्स्टिट्यूट की तो सारी एक्सप्रेशन 0 हो गई। डिनोमिनेटर में अपर लिमिट 1 पुट की तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 और लोअर लिमिट जब 0 पुट की तो माइनस 0 हो गया। ये हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में 12 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 3/12 आ गया। डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम 6 आ गया और 3 माइनस 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सेंट्राइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 1/2 आ गया। हम कह चुके हैं कि हम इसको सेंट्राइड कहें, सेंटर ऑफ मास कहें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहें, एक ही बात है। अब हमने इसका y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। y कोऑर्डिनेट के फार्मूले में सिर्फ ये फ़र्क आएगी कि इस जगह पर यहाँ y आ जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन सेम रहेगी, बाकी इंटीग्रल हमारे पास सेम रहेगा। लिमिट x स्क्वायर से x और 0 से 1 और डिनोमिनेटर में तो एग्जैक्टली सेम इंटीग्रल होगा। जब एग्जैक्टली सेम इंटीग्रल होगा तो डिनोमिनेटर वाले इंटीग्रल का वही आंसर आएगा जो पहले आया था। पहले के डिनोमिनेटर वाले इंटीग्रल का आंसर इस स्टेप पे देखें, 3 माइनस 2 बाई 6 1/6 आया था। तो डिनोमिनेटर में मैंने यही इंटीग्रल का आंसर 1/6 लिख लिया। डिनोमिनेटर में दोबारा इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। न्यूमरेटर में हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं। y का इंटीग्रल हमारे पास y स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, इसकी लिमिट्स x स्क्वायर से x और x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल अभी हम इसका परफॉर्म करेंगे। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल अभी हम परफॉर्म करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये 1/6 6 बन जाएगा, ये 2 बाहर लिख लें, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। y की जगह x लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y की जगह x स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगा। 6/2 कैंसिल हो जाएगा, 6/2 हमारे पास कैंसिल होके 3 रह जाएगा
और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगी, एक्स 4 की इंटीग्रेशन एक्स 5 बाई 5 हो जाएगी। इंटीग्रेशन हमने एक्स के रिस्पेक्ट से भी सॉल्व कर ली है। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 माइनस 1/5 हो जाएगा, बाहर वाला 3 एज इट इज़, माइनस फार्मूले का जब लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2/5 आ जाएगा। सेंट्राइड का y कोऑर्डिनेट 2/5 आ गया, सेंट्राइड का x कोऑर्डिनेट 1/2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि फाइनली हमारे पास जो सेंट्राइड आ गया वो 1/2 और 2/5 आ गया। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिस करवा दी है कि आप सेंट्राइड या कह लें सेंटर ऑफ मास जो है एक प्लेनर ऑब्जेक्ट का, एक प्लेनर लैमिना का कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज की लास्ट एक्सरसाइज हम करने लगे हैं और एक्सरसाइज ये है कि हमारे पास एक थिन प्लेट है जो कवर कर रही है ट्रायंगुलर रीजन को, और वो ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है, लाइन x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2x है। हमारे पास एक थिन प्लेट है, ट्रायंगुलर शेप में है, उसको बाउंड कर रहा है x एक्सिस, उसको बाउंड कर रही है लाइन x इज इक्वल टू 2, उसको बाउंड कर रही है लाइन y इज इक्वल टू 2x, और ये हमारे पास जो ट्रायंगुलर थिन प्लेट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये जो हमारे पास थिन प्लेट है इसके किसी भी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर जो डेंसिटी है डेल्टा एक्स वाई वो गिवन है हमें 6x + 6y + 6 के इक्वल है। मालूम करने हैं हमने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओरिजिन। 3 मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस का फार्मूला आपको याद होगा, ओवर द रीजन आर, यहाँ वाई स्क्वायर होगा और डेल्टा एक्स वाई डी ए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस का फार्मूला आपको याद होगा, ओवर द रीजन आर एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स वाई और डी ए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन के लिए अगर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आई एक्स और आई वाई को ऐड कर लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन आ जाएगा। इनमें हमें एवेल्यूएट करना है डबल इंटीग्रल, और डबल इंटीग्रल में डी ए को हम 3 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। डी वाई डी एक्स, यानी पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन फिर x के रिस्पेक्ट से, इसी को हम लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई, पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन फिर y के रिस्पेक्ट से, और हम इसी को आर डी आर और डी थीटा लिख सकते हैं जिसमें पहले r के और बाद में थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है। हमने डी ए को इन 3 में से कुछ भी लिखना हो, सबसे पहले हमें इस रीजन को स्केच करना है और किसी एक के अकॉर्डिंगली हमें इसकी लिमिट्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इस रीजन को स्केच कर लेते हैं। ये आपके सामने इस रीजन का स्केच मौजूद है। इसमें ये एक्स एक्सिस इस रीजन को बाउंड कर रहा है, ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन इस रीजन को बाउंड कर रही है, और ये y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन इस रीजन को बाउंड कर रही है। ये ट्रायंगुलर रीजन जो है ये है हमारे पास, जो कि एक थिन प्लेट है और जिसके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ये जो हमारे पास रीजन R है, हम इसकी इंटीग्रेशन किसी भी रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, डी वाई और डी एक्स के आर्डर में भी, डी एक्स और डी वाई के आर्डर में भी, आर डी आर और डी थीटा में भी। मैं इस वक्त सिलेक्शन कर रहा हूँ डी वाई और डी एक्स के आर्डर में। किस आर्डर में? डी वाई और डी एक्स के आर्डर में। डी एक्स और डी वाई में भी कर सकते हैं, लेकिन आर डी थीटा में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, इसकी लिमिट्स मालूम करना और इंटीग्रेशन भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपको कहा था आर डी थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन आप उस वक्त करें जब आप जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है उसको आसानी से आर और थीटा में तब्दील कर सकें। यहाँ पे डेल्टा एक्स वाई की जो वैल्यू है, जब हम उसको 6x + 6y + 6 लिखेंगे तो उसके बाद इतनी आसान इंटीग्रेशन नहीं रहेगी। इसलिए मैं इसको आर डी थीटा के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहा, मैं डी वाई और डी एक्स के आर्डर में इंटीग्रेशन करने का फ़ैसला कर रहा हूँ।
और इस फैसले के लिए मुझे मालूम करनी है पहले y की लिमिट्स। y की लिमिट्स मालूम करने के लिए मेथड याद करें, क्या तरीका हमने अडॉप्ट किया था। हमने कहा था एक वर्टिकल लाइन लेंगे आप जो इस रीजन को क्रॉस कर रही हो। मैंने ये वर्टिकल लाइन ले ली। ये वर्टिकल लाइन जब रीजन को लोअर साइड पे इंटरसेक्ट करेगी तो जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो देखेंगे कि इस रीजन की किस बाउंड्री पर है। ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस बाउंड्री पर है। इसका y जो है हमारे पास 0 है और यही 0 हमारे पास इसकी y की लोअर लिमिट आ जाएगी। और अपर लिमिट के लिए देखेंगे हम ये कि ये लाइन इसको वर्टिकल साइड पर किस हाईएस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट देखेंगे बाउंड्री कौन सी वाली पर है। ये इस रीजन की इस बाउंड्री पर है जिसकी इक्वेशन y = 2x है। तो y = 2x जो है ये y की अपर लिमिट आ जाएगी। अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे इसमें x की लिमिट्स। x की लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए याद करें क्या तरीका था। x की लिमिट्स मालूम करने के लिए हम पहले इसको लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे और देखेंगे ये कि वो आखिरी कौन सी पोजीशन है जिस पर ये लाइन इस रीजन को कट कर रही है। लेफ़्ट साइड पर मूव करते हुए लास्ट ये वाली पोजीशन आएगी जब ये लाइन वर्टिकल इस रीजन को कट करेगी और ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसका x हमारे पास जो है वो 0 है और यही x = 0 जो है x के लिए इसकी लोअर लिमिट आ गई। अब इस लाइन को मूव करवाएंगे राइट की तरफ और वो पोजीशन नोट करेंगे जहाँ पर ये आखिरी मर्तबा इस रीजन को कट कर रही है। वो ये वाली पोजीशन है। इस पोजीशन का x हमारे पास = 1 है और x = 1 इसकी अपर लिमिट हो गई। हमने लिमिट्स डिसाइड कर ली हैं। हमने कैलकुलेट करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस जो है Ix कैलकुलेट कर रहे हैं। Ix कैलकुलेट करने के लिए हमने डिसाइड ये किया है कि पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट से। अंदर हमने लिखनी है एक्सप्रेशन y² और डेल्टा xy और डेल्टा xy की वैल्यू हमारे पास है 6x + 6y + 6। इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है y के रिस्पेक्ट से और y की लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और y की अपर लिमिट हमारे पास 2x है। और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट से और x के लिए हमारे पास लोअर लिमिट जो है वो 0 है और अपर लिमिट जो है वो 1 है। पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट से। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट्स इसकी हमारे पास 0 से 2x हैं। इस y² को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 6xy² हो जाएगी। सेकंड टर्म हमारे पास 6y³ हो जाएगी और 6 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म 6y² और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से करेंगे जिसकी लिमिट्स 0 से 1 है और dx है। अब पहले हम इसकी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से परफॉर्म कर लेते हैं। बाहर वाला 0 से 1 एज इट इज़ जो कि x की लिमिट्स हैं। y के रिस्पेक्ट से जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहली टर्म में 6x हमारे पास कांस्टेंट है और y² का इंटीग्रल जो है वो y³/3 आ जाएगा। सेकंड टर्म में 6 कांस्टेंट है, y³ का इंटीग्रल y4/4 आ जाएगा। थर्ड टर्म में 6 कांस्टेंट है, y² का इंटीग्रल y³/3 आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हमारी ख़त्म हो गई। y के रिस्पेक्ट से इसकी लिमिट्स लिख लेते हैं, वो 0 से 2x है और इसके बाद हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे x के रिस्पेक्ट से। लेकिन x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको ज़रा y के रिस्पेक्ट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 2x आ गया। y की जगह अपर लिमिट 2x पुट करेंगे तो वो 8x³ हो जाएगा प्लस सेकंड टर्म में 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया और y4 की जगह 2x पुट करेंगे तो वो 16x4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे थर्ड टर्म में 3 2 ज़ा 6 प्लस का 2 आ गया
y क्यूब में 2x पुट करेंगे तो 2x का क्यूब वो हमारे पास 8x क्यूब हो जाएगा। और इसके बाद हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लिखने के बाद, और वो सारा 0 हो जाएगा जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं रह गई है। और फाइनली हमने इंटीग्रेशन करनी है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। तो Ix कैलकुलेट कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी हमारी बाकी है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a टू द 16x4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास 16x4 आ जाएगी। सेकंड टर्म में यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 भी मौजूद है, ये 2 8 ज़ा 16 हो जाएंगे और 8 3 ज़ा 24x4 आ गया। थर्ड टर्म a टू द 16x क्यूब हो गई। इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने x के रिस्पेक्ट से करनी है। थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो सकती हैं और ये ऐड होके हमारे पास 40x4 प्लस 16x क्यूब, और इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है x के रिस्पेक्ट से। तो फाइनली हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 40 कांस्टेंट है, x4 की इंटीग्रेशन x5/5 हो जाएगी, प्लस सेकंड टर्म में 16 कांस्टेंट है, x क्यूब की इंटीग्रेशन x4/4 हो जाएगी। इंटीग्रेशन हो गई और लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से 1। फर्स्ट टर्म के अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 5 8 ज़ा 40, 8 आ गया। x की जगह अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 8 × 1 आ जाएगा। प्लस सेकंड टर्म में भी सिंप्लीफिकेशन होती है, सेकंड टर्म में भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 4 4 ज़ा 16, 4, और x की जगह अपर लिमिट 1 पुट की तो 4 × 1 आ गया। फिर माइनस फार्मूले का, लोअर लिमिट जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास Ix का जो आंसर है वो 12 आ गया। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस फाइंड आउट कर लिया है, जिसका आंसर हमारे पास 12 आया है। अब हमने मालूम करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने इसका y एक्सिस के रिस्पेक्ट से मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला है x² डेल्टा। डेल्टा हमारे पास यहाँ पे 6x + 6y + 6 है, और इंटीग्रेशन dA उस वही आर्डर रख रहे हैं, dy और dx। y की लिमिट्स हम डिसाइड कर चुके हैं, हमारे पास 0 से 2x हैं। उसके बाद x की लिमिट्स डिसाइड कर चुके हैं, x की लिमिट्स हमारे पास 0 से 1 है। x² से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट से बाद में x के रिस्पेक्ट से। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान सी है, आप खुद कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर हमारे पास 39/5 आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपने खुद करनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस जो है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना है। इंटीग्रल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इस वक्त बगैर इंटीग्रल के करना है। बगैर इंटीग्रल के कैसे, फार्मूला हमें याद है कि I0 का फार्मूला है Ix + Iy। Ix और Iy दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। Ix का आंसर हमारे पास 12 आया था, Iy का आंसर हमारे पास 39/5 आया था। एलसीएम लेकर इनको ऐड कर लेंगे। जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99/5। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। इससे पहले हमने मास कैलकुलेट किया, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया, और हमने डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करना सीखा है। आज के लिए इतनी ही चीज़ें रखते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड MCQs जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें खुद सॉल्व करेंगे। इन टॉपिक्स को और इनसे रिलेटेड MCQs को जो आपको समझ नहीं आएंगे हम डिस्कस करेंगे जूम की क्लास में। आज के लिए इतना ही।